गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। 9th क्लास का अपवाह का अपना चैप्टर चल रहा है, जिसके तहत हम आज अध्ययन करेंगे कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है नदी का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो जो आपको पढ़ा दिया गया प्रीवियस वीडियो तक के, उसकी तैयारी है आप प्रॉपर करते रहें। प्रॉपर तैयारी से क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ क्या है कि आपका जो अध्ययन का क्रम है लगातार वो बना रहेगा। और अब तक जो अपने वीडियो के तहत जो अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी तैयारी भी है आप सही तरीके से करते रहें, नोट्स भी प्रॉपर तैयार करें, ताकि क्या है कि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में आपकी आसानी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे अब सिंधु नदी से संबंधित। बात आती है अपनी कि सिंधु नदी के मैदान का जो ढाल होता है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखना कि सिंधु नदी का जो ढाल है वो बहुत ही धीमा होता है, और धीमा होने के कारण क्या है, उसके प्रवाह का जो क्रम है वो भी सामान्य रूप से कम और ढलान वाली स्थिति में देखने को मिलता है। बात आती है कि सिंधु नदी का 1/3 से अधिक भाग भारत में। सिंधु नदी का हम विभाजन की दृष्टि से देखें तो सिंधु नदी का कितना क्षेत्र है वो भारत में आता है। तो ध्यान रखना कि जो 1/3 क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से भारत में आता है, और अन्य है वो अन्य देश में आता है। तो इसका अगर सिंधु नदी की हम बात करें तो बहुत ही कम क्षेत्र है वो भारत में इसका है, और भारत का क्षेत्र कम होने के कारण क्या है कि इसका जल है सिंधु नदी का वो भी भारत को क्या है, कम मिलता है अन्य देशों के मुकाबले। बात आती है कि सिंधु नदी का जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से भारत के कौन कौन से राज्यों में देखने को प्रमुख रूप से मिलता है। तो ध्यान रखना सिंधु नदी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। इन 3 स्थानों पे सिंधु नदी है उसका विस्तार भारत में बताया गया। कहाँ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। इन 3 क्षेत्रों में सिंधु नदी का विस्तार भारत में प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है कि सिंधु नदी का शेष भाग है वो भारत के अलावा और कौन से देश में है। तो ध्यान रखना कि सिंधु नदी का जो शेष भाग है यानी 1/3 भाग तो किस में आता है, भारत में आता है। और भारत के तहत कौन कौन से स्थानों पे आता है, जम्मू कश्मीर, इसके साथ हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ पंजाब में। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से सिंधु नदी का विस्तार बताया गया है। लेकिन यहाँ जो विस्तार है वो सिंधु नदी कितना है, 1/3 विस्तार यहाँ बताया गया है। तो शेष जो भाग है सिंधु नदी का वो कौन से देश से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का शेष भाग आता है। इस कारण हमने बात की थी कि सिंधु नदी का बहुत कम है पानी वो भारत को मिलता है, और शेष जो जल है वो प्रमुख रूप से किसको मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिलता है। बात आती है सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। तो ध्यान रखना कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर बताई गई है। कितनी लंबाई बताई गई है, इसकी कितने किलोमीटर तक बताई गई है, 2900 किलोमीटर तक क्या है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई बताई गई है। बात आती है कि सिंधु जल समझौता हुआ था वो कब हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो ध्यान रखना 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी का जो जल है उसका कितना प्रतिशत भाग है वो भारत को मिलेगा, और शेष जो भाग है, शेष जो जल है वो किसको मिलेगा। इसके बारे में स्पष्ट बातचीत की गई थी और निर्णय निकाला गया था 1960 के तहत। बात आती है कि सिंधु नदी के जल का जो उपयोग है उसका कितना प्रतिशत उपयोग है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना इस समझौते द्वारा ये तय किया गया कि जो 20% जल है उसका उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। सिंधु नदी का जो कुल जल है उसका लगभग 20% जल का उपयोग है वो ही भारत के द्वारा होगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा ही क्या सिंधु नदी का भारत में आता है। बात आती है कि सिंधु नदी के जल का जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से भारत के कौन कौन से राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाएगा। तो ध्यान रखना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों में सिंधु नदी के जल का उपयोग है वो प्रमुख तक किया जाए। कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान,
इन 3 स्थानों पे उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है कि इस जल का उपयोग है वो किस रूप में किया जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से सिंधु नदी के जल का उपयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? सिंचाई के लिए। इन 3 राज्यों में सिंधु नदी का जो जल प्राप्त होता है, सिंधु जल समझौते के तहत जो संधि हुई थी उसके अनुसार 20% जल है वो प्रमुख रूप से इन 3 राज्यों के तहत सिंचाई में काम में लिया जाएगा। बात आती है गंगा नदी का तंत्र, यानी गंगा नदी है उसकी व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से इसका बहाव क्षेत्र है, किस प्रकार से इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है। गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी वो कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखना, गंगोत्री हिमालय से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से गंगा नदी की जो मुख्य धारा है भागीरथी वो निकलती है। बात आती है आगे कि अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से मिलती है। जो अलकनंदा है वो देवप्रयाग में इसमें मिल जाती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। आगे बात आती है कि गंगा का पर्वतीय भाग को मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ होता है? गंगा का जो मैदानी भाग है यानी जो पर्वतीय भाग है उसका मैदानी भाग में प्रवेश कौन से स्थान से होता है? तो ध्यान रखना, हरिद्वार के पास इसका क्या है? प्रमुख रूप से मैदानी भाग में प्रवेश होता है, मैदानी भाग में ये प्रवेश कर जाती है। बात आती है कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां किस में मिलती है? हिमालय क्षेत्र से, हिमालय पर्वत श्रृंखला के तहत जो नदियां निकलती है वो प्रमुख रूप से किस नदी में अपने आप को विलीन कर लेती है, अपने आप को समाहित कर लेती है? तो ध्यान रखना कि गंगा नदी में ये नदियां हैं हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली, ये गंगा में अपने आप को विलीन कर लेती है, अपना अस्तित्व खो देती है। बात आती है कि प्रमुख नदियां जो गंगा में मिलती है वो कौन कौन सी है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान रखना कि गंगा में मिलने वाली प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? ध्यान रखना, प्रमुख रूप से यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में मिल जाती है, इसमें विलीन हो जाती है। कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये 4 नदियां हैं। ये प्रमुखता किस में विलीन हो जाती है? गंगा नदी में प्रमुखता विलीन हो जाती है। बात आती है कि यमुना नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी है वो कहाँ, यमुना नदी है वो हिमालय से कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखना, यमुनोत्री हिमालय से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमालय से। प्रमुख रूप से क्या है कि यमुना नदी है वो हिमालय से निकलती है। बात आती है कि यमुना नदी बहती है, यमुना नदी है वो किस दिशा से, किस तरफ से, कौन सी नदी के समांतर बहती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो यमुना नदी है वो गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है, निकलती है। कहाँ से? गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर प्रमुख रूप से क्या है कि यमुना बहती हुई प्रतीत है, यमुना बहती हुई दिखाई प्रमुख रूप से देती है। अब बात आती है आगे कि जो यमुना नदी है वो प्रमुख रूप से जो गंगा नदी में है ये कहाँ पे, कौन से स्थान पे मिलती है? तो ध्यान रखना कि यमुना है गंगा में मिलती है, कौन से स्थान से मिलती है? इलाहाबाद में आके जो यमुना है वो कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में अपने आप को विलीन कर लेती है, उसमें मिल जाती है। बात आती है आगे कि इसकी प्रमुख जो है नदियां जो यहाँ से निकलती है वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से घाघरा, गंडक, कोसी ये निकलती है। कहाँ से निकलती है, कौन से क्षेत्र से निकलती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो घाघरा, गंडक, कोसी है ये प्रमुख रूप से हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय क्षेत्र से। इनका जो उद्गम स्थल है वो प्रमुख रूप से इनका जाना जाता है। बात आती है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है इन नदियों के कारण, इस विशाल नदियों के समूह के कारण प्रमुख रूप से भारत के कौन से भाग में अधिकतर है वो बाढ़ का स्वरूप देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से हैं वहां पे प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष है वो इन नदियों के उफान के कारण, नदियों के पानी की अधिकता के कारण प्रमुखतः बाढ़ का रूप लेती है। और उत्तरी भागों में प्रमुखतः क्या है कि बाढ़ की अधिकता इन नदियों के कारण देखने को प्रमुखतः मिलती है। बात आती है कि इस नदियों के द्वारा जो बाढ़ उत्पन्न होती है उसे हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर फसलें नष्ट हो जाती है, लोगों का जो धान वगैरह होता है वो नष्ट हो जाता है,
लोग हैं वो पानी के बहाव के कारण डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जन और जो धन है दोनों प्रकार की हानि है वो बाढ़ के कारण प्रमुखता देखने को मिलती है। और जन धन की हानि से बहुत समय तक जो स्थानीय जनता है जो इस क्षेत्र में प्रमुखता आती है उसको उबरने में बहुत अधिक समय लगता है, सही होने में बहुत अधिक समय लगता है। बात आती है ये नदियां है जिसके कारण नदियां बहती है, इस कारण जो मिट्टी है वो कैसे हो जाती है, क्या उपजाऊ होती है या अनुपजाऊ होती है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि नदियां अपने साथ नई जलोढ़ को बहाकर लाती है। किसको बहाकर लाती है? नई जलोढ़ को बहाकर लाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का जो स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है, उपजाऊ अधिक होता है। क्या होता है? उपजाऊ है वो अधिक होता है। और उपजाऊ अधिक होने कारण प्रमुखतः हम देखते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है वो एक श्रेष्ठ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। श्रेष्ठ भूमि परिवर्तित होने के कारण क्या है कि नदियां अपने साथ नवीन जलोढ़ को बहाकर लाती है। और ये नवीन जलोढ़ जिस स्थान पे पहुंचता है, जहां पे ठहर जाता है, वहां की जो भूमि है वो कृषि योग्य अधिक भूमि हो जाती है। और भूमि में जो उत्पादन की क्षमता है वो भी क्या है, बढ़ जाती है, क्योंकि नवीन तत्व है, नवीन कण है उस जलोढ़ के साथ पानी के साथ बह के आए हुए हैं। और जहां पे क्या है कि ये रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, पानी का बहाव जहाँ कम हो जाता है वहां की जो भूमि है वो प्रमुखतः हमें अधिक उपजाऊ देखने को मिलती है। बात आती है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन सी है। प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है उसके द्वारा जो आने वाली प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो प्रमुख ध्यान रखना कि चंबल, बेतावा और सोन। चंबल, बेतावा और सोन जो है वो प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख नदियां हैं। वो बताइए कौन कौन सी। चंबल, बेतावा और सोन, ये प्रमुख रूप से तीन है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख नदियां बताई गई है। बात आती है कि ये नदियां निकलती है, ये नदियां हैं प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों से निकलती है, किन स्थानों से निकलती है प्रमुख रूप से। तो ध्यान रखना जो अर्ध शुष्क का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, जो अर्ध शुष्क का जो क्षेत्र है वहां से प्रमुखतः नदियां निकलती है। कौन कौन सी? चंबल, बेतावा और सोन। अब बात आती है कि इनकी लंबाई तो क्या है, नदियों की कम होती है। और लंबाई कम होने के साथ साथ इनमें जो पानी की मात्रा होती है वो भी प्रमुख रूप से क्या है कि पानी भी कम देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो अर्ध शुष्क की प्रमुखतः जो नदियां हैं इनके प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो इनकी लंबाई भी कम है और इनमें पानी की मात्रा भी वो भी क्या है, प्रमुख रूप से कम पाई जाती है। बात आती है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इस क्षेत्र का धरातल ऊंचा नीचा होता है। अर्ध शुष्क जो अपना क्षेत्र है अर्ध शुष्क वाला, उसका जो धरातल है, उसका जो भूमि का स्तर है वो कुछ ऊंचा और कुछ नीचा सामान्य रूप से देखने को मिलता है। सामान्य उसका क्षेत्र है वो देखने को नहीं मिलता। प्रमुखतः कुछ क्षेत्र को हम ऊंचे क्षेत्र के रूप में जानते हैं और कुछ क्षेत्र वहां पे नीचा भी देखने को प्रमुखतः मिलता है। बात आती है कम वर्षा व उसका असमान वितरण। ये जो अर्ध शुष्क का क्षेत्र है यहाँ प्रमुखतः देखते हैं कि वर्षा बहुत कम होती है और वर्षा कम होने के साथ साथ वर्षा का असमान वितरण भी देखने को मिलता है। यहाँ के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ वर्षा सामान्यतः सामान्य स्तर पे देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो वर्षा का असमान वितरण है वो प्रमुख रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुखतः देखने को मिलता है। सिंचाई की कम सुविधा, यहाँ पे जो कृषि प्रमुख रूप से की जाती है वो प्रमुख रूप से वर्षा पे निर्भर होती है और सिंचाई के साधनों का यहाँ बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। प्रमुखतः जो कृषकों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है, वर्षा का जो जल प्राप्त होता है उसके द्वारा ही प्रमुखतः कृषि की जाती है। बात आती है पेड़ पौधों की वृद्धि में अनुपयुक्त मृदाएं। पेड़ पौधे हैं वो वृद्धि कब करेंगे, उनका विकास कब होगा, वो अधिक लंबे मोटे कैसे होंगे। तो प्रमुख रूप से अगर मृदा उचित होती है, अच्छी होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, अच्छी क्वालिटी वाली होती है तो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो वृद्धि अच्छी करते हैं, तेज वृद्धि करते हैं। कम पानी की उनको आवश्यकता होती है, लेकिन मृदा अगर अच्छी नहीं हो तो उनका विकास नहीं होता, उनका विकास प्रमुखतः रुक जाता है। बात आती है 70% भूमि पर खेती होती है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से होती है। तो जो अर्ध शुष्क का जो क्षेत्र है उसकी जो 70% जो भूमि आती है उस पर जो कृषि की जाती है प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित कृषि की जाती है।
और उसके अलावा जो क्षेत्र है 30% है वो प्रमुख रूप से कुछ सिंचाई क्षेत्रों में आता है। कुछ क्या है कि कुछ जगह पे जो बांध वगैरह है उनका पानी पहुंच जाता है। तो प्रमुख रूप से अगर कृषि की बात की जाए अर्ध शुष्क क्षेत्र में, तो प्रमुख रूप से कृषि का जो आधार है, कृषि प्रमुख रूप से जो निर्भर है वो वर्षा के जल पे प्रमुख रूप से निर्भर बताई गई है।